मैथमेटिक्स तो गणित का ही नाम है, हाँ, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो कुछ भी हो। अब देखो, रेखा गणित में ये रेखाओं की बात आती है, रेखा गणित में ही वृत्त की बात आती है, उसकी अलग कॉपी होती थी। पहले देखा ना, एक खाली पेज और एक लिखने वाला पेज, कि किसकी कॉपी मानी जाती थी? रेखा गणित की। अब रेखा गणित तो है, लेकिन हमारी रेखाओं में कितना गणित है ये भी समझना आवश्यक है। महाराज हमारी कौन सी रेखा, किस मत की रेखा? ही नहीं महाराज हमारी तो, ये किस मत से बोल रहे हो? हमारे मत से बोल रहे हो कि अपने मत से बोल रहे हो? क्यों, किस मत की रेखा कहीं रहती है? किस मत की? महाराज सुनते तो हैं कि यहाँ पर कुछ माथे पे रहती हैं, कुछ हाथ पर रहती हैं। चाहे वो हाथ पर रहें चाहे माथ पर रहें, वो रेखाएं आपको नहीं बनाती, आप रेखाओं को बनाते हैं। We cannot predict our future, but we can prepare for it. हम कभी अपने भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि छाया ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने भविष्य को बना सकते हैं अल्प ज्ञान वाले होकर के भी। हम अल्प ज्ञानी हैं बिल्कुल मानो ना, लेकिन हम भविष्य को बना नहीं सकते, ऐसा क्यों कहते हो? भविष्यवाणी करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भविष्य को बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आज दुनिया भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी के लिए ज़्यादा तरजीह देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको भविष्यवाणी ऐसा ऐसा और बिल्कुल तुरंत आपके लिए, मतलब आप कोई भी अपने बारे में कुछ फीड कर दो, वो आपके लिए इतना कुछ बता देगी कि हमें लगता है कि मन पर ज्ञान हो केवल ज्ञान को भी आपको शायद गौण करना आ जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। लेकिन उस इंटेलिजेंसी को भी तुम चाहो तो अपने प्रयास से ठीक ठाक कर सकते हो। अभी एक दिन वाई गजेंद्र साहब ने कहा, किसी ने AI से कहा होगा, आर यू इडियट? तो पहले तो वो कहते नो आई एम नॉट इडियट, यू आर इडियट। दूसरी बार फिर कहा आर यू इडियट? नो आई एम नॉट इडियट, यू आर इडियट। अबे उसके बाद उसने यू आर लुकिंग सो जीनियस ऑल्सो, मतलब कुछ एक कमेंट्स किए कि तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो, मुझे इडियट बोल रहे हो। और जब 4-5 बार कहा तो 5वीं बार में उसने कहा यस आई एम इडियट। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ज़्यादा आपसे डिबेट नहीं कर सकती, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से डिबेट करके जो रिबेट चाहते हैं अपने जीवन में, छूट चाहते हैं जो अपने जीवन में, यहीं से खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन रियल इंटेलिजेंसी कभी एडजस्टमेंट करने की बात आए तो अलग बात है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एक्चुअल इंटेलिजेंसी भी AI है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम भी AI है। तो वो एक्चुअल इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये दोनों का नाम AI है। वहाँ पर AI वर्सेस एक इनर AI और एक आपकी आउटर AI। इनर AI का मतलब एक्चुअल इंटेलिजेंसी, और जो AI आप जानते हैं आज दुनिया में देखते रहते हैं अपने मोबाइल गैजेट्स और रोबोट्स के माध्यम से, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इन सब दोनों के बीच में जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को हमें कैसे समझना है ये भी कुछ हद तक बताने का प्रयास किया गया है। बाकी द्वंद्व बहुत कुछ आपके सामने चातुर्मास में बीच बीच में रखते ही चले गए। हम ये कह रहे थे कि कभी भी कोई संकल्प हमारे लिए जब भारी लगने लग जाता है, संकल्प यदि लेते वक्त भारी हो तो कौन मूर्ख है जो लेगा, लेकिन लेते वक्त हल्का लगे और पालन करते वक्त भारी लगे तो ऐसी कौन सी मूर्खता है जिसको हमने नहीं छोड़ा, इसलिए संकल्प भारी पड़ गया। अब ये समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये जो नया आज चीज कि केंद्र को छूती नपी तुली रेखाएं वृत्त बनाती, इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है। कभी आपने यदि नोटिस किया हो, जब एक वो होता ना भौरा, भौरा देखा आपने? काला काला होता, बीच में एक पीले कलर का उसका पट्टा होता है ना,
ऐसी आवाज करता रहता है, ऐसे ही करता ना, तो भौरा लकड़ी को भी छेद देता। सुना? कठोर लकड़ी है तो भी उसमें बार बार करते करते उसमें छेद कर लेता। लेकिन एक कोमल से फूल में, पराग के लोभ में, शाम होते वक्त जब वो वहां रह जाता तो सुबह जब वो फूल खिलता है तो मरता हुआ पाया जाता, मरा हुआ पाया जाता। अब प्रश्न उठता है, जो इतनी कठोर लकड़ी में भी छेद कर सकता है, वो इतने से कोमल से फूल की पाखुड़ी में छेद क्यों नहीं कर पाया और अपनी जान क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि कुछ फूल ऐसे होते कमल जो दिन भर खुले रहते सूर्य प्रकाश में, और जैसे ही सूर्य प्रकाश बंद होता तो बंद हो जाते। अब उसमें जो रह गया तो रह गया, अब वो चाहे तो अपने पुरुषार्थ करके बाहर निकल सकता है। अब क्यों नहीं निकल पा रहा? फूल की पाखुड़ी में है कितनी सी दम? तुम्हारे पास तो लकड़ी को छेद करने की सामर्थ्य थी, तुम फूल की पाखुड़ी में छेद क्यों नहीं कर पाए और मर क्यों गए? यही राग की और बीतराग की कथा है। जब जीवन में बीतरागता आती है तो लकड़ी के कठोरता में भी छेद करने की तुम सामर्थ्य पा जाते हो, और जब राग के वशीभूत हो जाते हो तो उस फूल की पाखुड़ी से भी बाहर नहीं निकल पाते। बताओ, घर में सब फूल जैसे हैं कि कठोर जैसे? बताएं आप लोग। सब फूल जैसे हैं ना, तो फूल में से आपको निकल पाना कठिन क्यों हो रहा? जब आप बड़े बड़े दुश्मनों के चंगुल से भी बाहर निकल सकते हो, बड़े बड़े किसी विपरीत परिस्थितियों से भी लोहा लेकर बाहर निकल सकते हो। कबड्डी खेलने वाला देखा ना आपने, अकेला जाता है सामने वाले के पाले में, और वह 5-10 जितने भी उनकी संख्या होती है उन सबको भी टच करके और अपने आप को बचा के ले आता। इतनी जब उसके पास कुवत है तो यहाँ तो कोई आपको घेरने वाले नहीं है। ऐसा क्या होता है कि हम उन सबके बीच में घिरे होकर के पूरा जीवन समाप्त कर देते, उसी भौरे की तरह जो फूल में, पराग के लोभ में और पराग के राग में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता। क्या सामर्थ्य की कमी है? सामर्थ्य की कमी होती तो तुम कभी भी उस लकड़ी में छेद करने वाले नहीं होते। सामर्थ्य की कमी होती तो कभी तुम दुश्मनों से पंजा लेने वाले नहीं होते। सामर्थ्य की कमी होती तो बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने वाले नहीं होते। लेकिन सामर्थ्य के बजाय समझ में कमी हो जाती है तो हम अपनों ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में फिर कुछ कठिनाई पाते चले जाते हैं। होता है कई बार ऐसा, जब सामर्थ्य कमजोर पड़ने लग जाती है तो अच्छी चीज भी सुनने लगे तो घड़ी की ओर निष्ठि चली जाती है। हैं? किसकी बात चल रही? आत्मा की बात चल रही है। आत्मा केंद्र में हो तो फिर हमेशा ये समय, आसन, दिशा, स्थान, ये सब गौण हो जाते। किसी ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी सामायिक में क्या करते, ध्यान में क्या करना होता है, वो कितनी देर करना होता है, कैसा आसन लगाना होता है, किस स्थान पर बैठना होता है? गुरुजी ने एक इतने इसके लिए हाई को दे दिया, दिशा, आसन, समय, स्थान, इन्हें भूलते ध्यानी। दिशा, आसन, समय, स्थान, इन्हें भूलते ध्यानी। जो इसको भूल जाए उसी का नाम ध्यान है। और हम समय को लेकर कितनी देर ध्यान करना है, कैसा आसन लगाना है। हाँ, लगाते वक्त तो तुम बिल्कुल आसन लगा के बैठो, बैठते वक्त तो समय देख के बैठो कि हाँ समय हो गया, चलो सामायिक करो। दिशा को देख करके बैठो कि इस दिशा में मुँह करके बैठना है, पूर्व, उत्तर। और स्थान भी देख लो, भाई बाद में बीच में आकुलता होने लग जाए, मच्छर, कीट, पतंगे आपको डिस्टर्ब ना करने लग जाएं, ये देख लो। लेकिन जब बैठ गए, अब देख लें घड़ी हुई कि नहीं, अब देख लें कि हम दिशा भी भटक तो नहीं गए। क्यों? जिस दिशा में बैठे हो क्या विश्वास नहीं कि उस दिशा में सामायिक के बाद दूसरी दिशा में मिलोगे? महाराज कई बार घूम जाते हैं और दोपहर की सामायिक हो तो फिर तो मुश्किल पड़ती है। महाराज को नहीं,
आप लोग को हमने देखा उस समय पर्युषण पर्व में आप लोग दोपहर में कई लोग सामायिक करते थे। एक बार हुआ छोटा सा बीच में दृष्टांत याद आ गया, नया नवेला व्यक्ति था, अब वो सामायिक की प्रैक्टिस कर रहा था, तो कैसे करें, तो एक कोई पंडित जी थे उनके पास सामायिक करने की प्रैक्टिस करने लग गया। अब पंडित जी आए, सुबह सुबह भोजन पानी करके और सीधा सीधा भोजन पानी करने के बाद बीच में अंतराल तो नहीं हुआ, सीधा सामायिक करने बैठ गए। अब वो बैठ गए तो बस उनको देखा कि ये सामायिक करना सीख गया। 8-10 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, 1 आध महीना हो गया, वो सामायिक करने की उसने विधि सीख ली। 1 महीने बाद उसने लगभग पूरी विधि सीख ली, लेकिन उसको कुछ कमी नजर आई कि पंडित जी जैसे मेरी सामायिक पूरी नहीं कर पाता, कुछ तो सीख गया। तो पहुंचता बोले, पंडित जी आप सामायिक में तो बैठने वाले हैं, उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछो। आपने जो विधि सिखाई मैं आपको देखकर पूरी सामायिक करना सीख गया, लेकिन एक विधि जो आपने है वो तरीका मुझे अभी तक नहीं आ पाया। बोले क्या? बोले मैं ऐसे ऐसे करना तो सीख गया, लेकिन ऐसे ऐसे करना नहीं सीख पाया। समझ गए ना आप लोग? तो यदि ऐसे पंडितों से तुम सामायिक की विधि सीखोगे और जो भी अच्छा बिल्कुल गरिष्ठ भोजन करके और गरिष्ठ भोजन करने के बाद डकार भी ना आए और सीधा जा करके सामायिक में बैठ जाएं, तो फिर वो ऐसी हालत होगी जैसे कि उसने प्रश्न करके पूछी है। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए समय, आसन, दिशा, स्थान इसे भूलते ध्यानी। हाँ, आज अष्टमी है महाराज, कई बार अष्टमी कष्टमी सी लगती, ये 8 दिन में एक बार आती, एक आसन, उसमें भी सुबह ही भोजन सुबह ही पानी, और इस मौसम में तो फिर भी चल जाता महाराज, गर्मी में तो महाराज सुबह करना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ क्यों होता है ऐसा? वहाँ पर भी जहाँ केंद्र गायब हुआ वहाँ पर वो सर्कल बनना मुश्किल हो गया। केंद्र यदि है, उस यदि आप सरकमफरेंस नहीं बना पा रहे, सिर्फ मात्र वो रेखाएं सरल हैं, उस केंद्र को छूती हुई बनाते चले जा रहे हैं और घने रूप में बनाते चले जा रहे हैं, तो बिना परिधि के भी आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक ऐसे ही आत्मा केंद्र में हो और सरलताओं का घनापन आपके जीवन में आता चला जाए और सभी आवश्यकों को समानता देनी तुम्हें आती चली जाए, तो फिर व्रत का निर्वाह और व्रत का निर्माण दोनों कठिन नहीं होते, दोनों हमारे लिए निर्वाण तक के लिए कारण बना देते। 4 महीनों में आप लोगों ने नए नए तरीके से पता नहीं कितने कितने बिंदुओं को स्पर्श किया है, लेकिन कितने ही बिंदु स्पर्श कर लिए हों, केंद्र बिंदु तो इस चेतना को और आत्मा को ही होना चाहिए था। अब उपसंहार चल रहा है। संहार तो पूरे जीवन भर चलता रहा, अनंत काल से चलता रहा, अब उपसंहार हो रहा है महाराज। जैसे उपवास में उप का मतलब निकट होता और वास मतलब रहना होता, निकट रहना होता, ऐसे उपसंहार का मतलब भी संहार के निकट रहना होता क्या? हाँ बिल्कुल, आपने कम से कम इतनी तो बात पकड़ना सीख गए आप। उप का मतलब तो निकट होता है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति मतलब जो राष्ट्रपति के निकट हो उसका नाम है उपराष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल है। तो यहाँ पर उपसंहार का मतलब ही संहार के निकट हो। हाँ बिल्कुल, संहार का मतलब 2 होते हैं। एक संहार का मतलब प्रहार के रूप में भी होता है और एक संहार का मतलब त्योहार और समापन के रूप में भी होता है। तो जो अपने उस लक्ष्य के निकट हो, अपने उस अभीष्ट पर्व के निकट हो, उसी का नाम उपसंहार होता है। तो दीपावली पर्व भी है और आप लोग के जीवन का जो विकास जितना भी आपको करने की ललक थी, आप उस लक्ष्य के भी निकट हैं, तो उपसंहार का समय तो है ही। इसीलिए कहा कि अब जब चूँकि अभी 2 दिन बालकों ने अथवा जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इस वर्कशॉप में बहुत नए नए अपने तरीके से प्रयोग किए। उनको जब वो चित्रकारी कर रहे थे तो उनको वो टाइम हो गया, टाइम होने के बाद भी वहाँ से हटने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? जब जीवन में रंग भरने की बात आ जाए तो फिर समय गौण हो जाता है, और जब जीवन बदरंग होने लग जाए तो फिर समय बहुत भारी लगता है।
हमारा स्वयं का बनाया हुआ। उन बच्चों को कुछ नहीं कहा गया कि तुम्हें क्या करना है, बस करके दिखाना है। तुम्हारी चिंतन, तुम्हारी कल्पनाएं किस किस आकार को बना सकती हैं, किस आकार में तुम्हारी कल्पनाएं चल रही होती हैं, ये आपका वो चित्रकारी आपके चित्त की वहाँ पर अधिकारी होगी। तो बनाए बच्चों ने, कोई उनको थीम नहीं दी गई, आपको करना है। यही वाकई में देखा जाए तो शिक्षा पद्धति होती है। आज एक पर्टिकुलर पैटर्न से चला दिए जाते हैं, मतलब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, इस पैटर्न में चलना है, इसी का नाम ज्ञान है। अरे इतना ही ज्ञान है तो इस पैटर्न के अलावा जो कुछ भी पढ़ रहे हैं बच्चे वो सब अज्ञानी हो जाएंगे क्या? सीबीएसई पैटर्न का नाम यदि ज्ञान है तो स्टेट बोर्ड के सब अज्ञानी मान लिए जाएंगे, आईसीएसई बोर्ड के अज्ञानी मान लिए जाएंगे। ऐसे ये मात्र 2-3-4 बोर्ड का नाम तुम यदि ज्ञान मानते हो और बोर्ड पर लिखने का नाम यदि ज्ञान मानते हो, तो ऐसे बोर्ड का नाम कभी ज्ञान नहीं होता। अपने अंदर की वो भावनाएं, कल्पनाएं किस रूप में अंजाम दे सकती हैं, उन रूप को बाहर व्यक्त करने के लिए वो चित्रकारी थी। वस्तुतः तुम्हारे अंदर किस किस प्रकार के, और अक्सर देखा जाता है आपके अंदर जिस प्रकार के रंग आपके लेशाओं में चल रहे होते हैं, अक्सर वही रंग आपको बाहर समझ में अच्छे लगते हैं। हाँ, भाव लेशाएं ही कई बार बाहर की द्रव्य लेशाओं के लिए कारण बनती। बाहर, भीतर यदि कलुषता है, इसलिए बार बार कहा जाता, भीतर यदि कलुषता है, मलिनता है, तो आपके लिए बाहर वस्त्रों में डार्कनेस पसंद ज्यादा आएगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि सफेद वस्त्र पहनने वाले हमेशा उज्जवल विचार रखते, लेकिन फिर भी संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन यदि डार्क कपड़े पसंद ज्यादा, आपको काले कपड़े ज्यादा पसंद आते, तो आपके अंदर कलुषता ज्यादा होने की संभावना होती। सुन रहे हैं आप लोग? सभी सुन रहे हैं? हाँ सुन लो, अभी तो नहीं पहने। कुछ लोगों को काला रंग बहुत पसंद होता है, और खासतौर से जब दुकान पर शॉपिंग करने जाते हैं ना, आप कपड़े की दुकान पर, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबसे ज्यादा काली साड़ियां पहले बिक जाती हैं। बिकती कि नहीं बिकती? किस लिए बिकती मालूम है? कॉन्ट्रास्ट के लिए। क्यों? यदि सफेद वस्त्र पहने और यदि हमारी बाहर से द्रव्य लेशा यदि कृष्ण है, तो फिर वो और ज्यादा कृष्ण लगती। इसलिए काले वस्त्र पहने और बाहर से द्रव्य लेशा यदि कृष्ण है, तो थोड़े से ज्यादा हम ब्राइटनेस लगते। अरे बाहर की लेशा तो जैसी थी, तुमने वस्त्रों को और वैसी लेशा के अकॉर्डिंग पहन करके अपने भीतर की भाव लेशा को कलुषित करने का और कारण बना दिया। दक्षिण में एक हमने बहुत अच्छी बात देखी। महाराष्ट्र में दो तीन चातुर्मास हुए अपने, और जब जिंतूर चातुर्मास हुआ, वहाँ पर डार्क कपड़े पहनने की फैशन बिल्कुल ना के बराबर है, ना के बराबर। वहाँ पर चाहे वो आहार दान कर रहे हो उस समय सामान से, वहाँ पर सफ़ेद वस्त्रों का चलन ज़्यादा है, या फिर लाइट कपड़ों का वजन ज़्यादा है। जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे गौर वर्ण के होते होंगे, वर्ण तो सब जगह जैसे होते वैसे ही होते, लेकिन वहाँ पर सफ़ेद वस्त्रों का पहनने। अब वहाँ पर ये सरलता है कि हम सफ़ेद वस्त्र पहने, भले इसमें हमारा रंग डार्क दिखे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जितना संभव हो सके बाहर तो हम उज्जवल प्रयास करेंगे, चाहे वस्त्रों के रूप में करें, चाहे वस्तु स्थिति के रूप में करें। अहिंसा परमो धर्म की